नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी का अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस पर। दोस्तों, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं इस समय जो हम लोग इस समय पढ़ा रहे हैं, इसमें जो हमारी क्लास चल रही है वो निःशुल्क क्लास चल रही है और वो चल रही है आपकी टीजीटी की। और उस टीजीटी में सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेस्टर्न फिलासफर हैं दोस्तों, वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर, वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। इन इमाओं तक हमने कवर कर दिया है और सारे टीजीटी का पूरा सिलेबस आपका वेस्टर्न थिंकर का हो गया है। अब हमारे पास 3 पोर्शन बच रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। एक टीजीटी पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो एक आपका जो है वो स्पेशली वाद बच रहा है। वाद का मतलब ये है कि जो राजनीतिक विचारधारा है हम उसको पढ़ेंगे, यहाँ पर विचारधारा को पढ़ेंगे, वाद को पढ़ेंगे। विचारधारा में हम तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, आदर्शवाद, उदारवाद, सब पढ़ेंगे। यहाँ पर मार्क्सवाद वगैरह सब उसमें आ जाएगा। और उसके बाद जो है एक आपका आएगा भारतीय चिंतक, इंडियन थिंकर को पढ़ेंगे यहाँ पर, भारतीय चिंतक को दोस्तों। और भारतीय चिंतक के साथ साथ आपका एक पोर्शन आएगा आपका भारतीय संविधान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बात करना है। तो ये संविधान वाला कुछ पोर्शन बाहर का भी है, लेकिन मैक्सिमम आपका यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दिया होता है। तो हम ओवरऑल इन सबको यहाँ पर लपेटने का प्रयास करेंगे, संभालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वास्तव में भारतीय संविधान का पहला वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करने चले हैं। तो सोच रहे हैं कि जो है उधर जो थिंकर है वो चलता रहे और साथ साथ भारतीय जो है संविधान भी चलता रहे, तो आपका कोर्स कवर हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में अगर देखें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष बनाया गया है, जो है मिसेस पांडे हैं, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रही हैं, उनको बनाया गया है वहाँ पर। प्रीति पांडे या समथिंग करके नाम है उनका, तो डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर कुछ करके है ऐसे। तो सबसे आप जो है हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे दोस्तों कि वास्तव में ये जो आपका भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर भारतीय संविधान का विकास कैसे होता है। इन विकास के बारे में चर्चा करेंगे और दोस्तों विकास की चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर देखें यहाँ पर हम भारतीय संविधान के विकास की बात करें कि भारतीय संविधान का विकास दोस्तों वास्तव में होता कैसे है, तो इनको आप देखें विभिन्न एक्ट के माध्यम से, क्योंकि भारतीय संविधान का विकास आकस्मिक घटना नहीं है, वो विभिन्न जो है समय और अंग्रेजों के द्वारा जो समय समय पर लाए गए अधिनियम हैं, उन अधिनियम का परिणाम हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि जो वर्तमान में भारत का संविधान है उसका 60% जो आपका पोर्शन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधे लिया गया है और बाकी चीजें जो है वो विदेश के संविधान से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर भारत के संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि 1600 या 1601, कहीं कहीं 1601 भी मिलता है, बट 1600 या 1601 ईस्वी के आसपास लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों पहले जो है व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। किसके उद्देश्य से की गई थी दोस्तों? व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। और ये जो व्यापारिक उद्देश्य था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मंजूरी किसने दिया था? तो आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि स्टार्टिंग में लगभग 15 वर्ष के लिए, लगभग 15 वर्ष के लिए जो है ये मंजूरी दी गई थी। और ये दिया गया था दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, और उन्होंने एक चार्टर जारी किया था और चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसके बाद जो है भारत में व्यापारिक संबंध शुरू होता है। और व्यापारिक संबंध शुरू करने में वास्तव में अंग्रेजों के समय 2 अंग्रेज जो है आए थे। वैसे अंग्रेजों के आने का आगमन तो अकबर के समय में होता है, लेकिन वास्तव में जो भारत में अंग्रेजी कंपनी स्टार्ट होती है, भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्टार्ट होती है, ब्रिटिश फैक्ट्री, वो जहांगीर के शासनकाल में होती है दोस्तों। तो मुगल शासक जहांगीर के काल में 2 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आए। 1608 ईस्वी में वास्तव में कैप्टन विलियम हॉकिंस, नाम बहुत पॉपुलर याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया है और इसने सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापित की। मतलब जब ये वास्तव में 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था भारत में सूरत के में फैक्ट्री स्थापित करने के परमिशन लेना। और आप जानते हैं कि उस समय मुगल सत्ता की स्थापना थी, तो इस प्रकार से मुगलियन बादशाह से परमिशन लेना बहुत जरूरी था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था दोस्तों, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में तो जहांगीर से नाराज होता है, लेकिन बाद में इसको परमिशन भी देता है। और याद रखिएगा ये जो आपका विलियम हॉकिंस है, इसकी जहाज का नाम होता है दोस्तों कौन?
हेक्टर, ये वास्तव में हेक्टर नामक जहाज से आया था। किसे? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज, इसके जहाज कई बार पूछ लेता है, तो हेक्टर नामक जहाज से आता है। और इस कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि दिया। क्या? खान की उपाधि दिया था। और इसे 4000 मनसबदार भी दिया था, मतलब 4000 लोगों का मनसब भी दिया था यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर है 4000 तो है आई थिंक। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है 4000 या 400, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पर देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन ये है कि खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को मिली थी और इनको मनसबदार भी दिया गया था, मनसबदारी दी गई थी। 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। और याद रखिएगा अजमेर में जहांगीर से मिला और व्यापार की अनुमति प्राप्त किया था वहां पर। दोस्तों 1764 में आप जानते हैं कि वास्तव में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करने वाला, क्लाइव के पहले तक क्या था? क्लाइव के पहले तक तो भारत में केवल और केवल अंग्रेजों का जो उद्देश्य था व्यापारिक था। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इनका जो उद्देश्य था ना वो साम्राज्यवादी में बदल गया। और ऐसी कंडीशन में साम्राज्यवादी नीति को अस्थायित्व प्रदान करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव जिसको आप बोलते हैं, क्लाइव ने किया था। और दोस्तों क्लाइव के समय में आपको अच्छे प्रकार से पता है कि क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, क्लाइव को। और इस क्लाइव ने वास्तव में पहले 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। क्या? प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल को, कोलकाता को ही अपना जो है एरिया बनाया था, अपना क्षेत्र बनाया था। तो सबसे पहले जो है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करते हैं प्लासी के युद्ध में 1757 में। और प्लासी दोस्तों ये वास्तव में भागीरथी, कहाँ पर? भागीरथी नदी के तट पर था। भागीरथी जिसको आप गंगा भी बोल सकते हैं, लेकिन भागीरथी याद रखिएगा। उसके बाद 1764 के युद्ध में बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। और बक्सर के युद्ध में डायरेक्टली मुगल बादशाह भी शामिल होता है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध होता है वो अंग्रेज कमांडर कैप्टन मुनरो होता है। कौन? एक तरफ तो कैप्टन मुनरो होता है दोस्तों, कैप्टन मुनरो, और दूसरा जो होता है वो दूसरी तरफ होता है, वो कौन होता है? उसमें 3 लोग होते हैं। एक तो जो है अवध का नवाब होता है। कौन? अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है दोस्तों। कौन? शुजाउद्दौला होता है इसमें। उसके बाद बंगाल का नवाब होता है कौन? मीर कासिम। मीर कासिम होता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है। और साथ साथ जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी होता है। कौन? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसको याद रखिएगा। तो तीनों का ग्रुप होता है दोस्तों। और तीनों के ग्रुप को वास्तव में मुनरो ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया 1764 में। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वास्तव में इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी संधि होती है दोस्तों? इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद में 2 संधि होती है। एक तो वास्तव में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है दोस्तों, और एक जो होती है वो वास्तव में जो है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से होती है। और याद रखिएगा यहीं पर मुगल बादशाह शाह आलम कहीं ना कहीं जो है पेंशनर बन जाता है। क्या? वो पेंशनर बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ से 1764 के बक्सर के युद्ध से जो है ना दोस्तों, अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुगल सत्ता का अवसान होना शुरू होता है। और जो मुगल बादशाह है वो कहीं ना कहीं पेंशनर का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से ब्रिटिश सत्ता की पूरी स्थापना यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत बंगाल से की थी तथा बंगाल से ही गवर्नरों की नियुक्ति करना शुरू किया, जो कि बंगाल में सबसे पहले, आप याद रखिएगा अंग्रेजों ने शासन के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाई थी। पहले बंगाल था, बंगाल के साथ साथ बिहार था, उसके बाद उड़ीसा भी था दोस्तों, उड़ीसा था, और यहाँ पर बॉम्बे था, बम्बई। ये सब अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। लेकिन पहले, और इस प्रेसिडेंसी की देखभाल करने के लिए अंग्रेज जो है ना वो गवर्नर बनाया करते थे। तो वास्तव में भारत में जो पहला गवर्नर था वो कौन था दोस्तों? वो तो लॉर्ड क्लाइव था, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास में दोस्तों क्या बने थे? सहायक बने थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा भारतीय संविधान के विकास में। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं संविधान का विकास। तो संविधान के विकास में पहला जो एक्ट होता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है दोस्तों। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसमें मुख्य कौन कौन सी बातें थी इसके बारे में बात करना है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से पहली बार सर्वप्रथम वास्तव में कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास होता है। तो वो दोस्तों कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा दोस्तों वास्तव में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वो वास्तव में क्लाइव था। कौन दोस्तों? क्लाइव था। लेकिन बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होता है, अंतिम गवर्नर की बात कर रहा हूँ, गवर्नर होता है वो वास्तव में वारेन हेस्टिंग होता है दोस्तों। कौन? वारेन हेस्टिंग। और बाद में 1773 का ये जो वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट होता है
इस एक्ट के द्वारा वास्तव में बंगाल के गवर्नर का जो पद होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वास्तव में बंगाल के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा और बॉम्बे ये जो प्रेसिडेंसियां होती ना दोस्तों, इनको भी बंगाल के अधीन कर दिया। तो बंगाल पहले अकेले था, तब तो गवर्नर का पद था, लेकिन अब बंगाल के अंतर्गत उड़ीसा को भी कर दिया, बिहार को भी कर दिया, इन सबको कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में बंगाल, बिहार, ये जो बिहार उड़ीसा है इसमें तो गवर्नर थे, लेकिन इनके ऊपर कौन रहेगा? तो बंगाल और बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल में जो गवर्नर का पद था वास्तव में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता है वो वास्तव में वारेन हेस्टिंग होता है। मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो होता है वो भी कौन होता है? वो वारेन हेस्टिंग होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, और इस परिषद में निर्णय जो दोस्तों होता था वो बहुमत के द्वारा होता था। और अगर मान लीजिए कभी वोट बराबर की स्थिति में होती थी तो फिर ऐसी कंडीशन में गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था। अब गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बंगाल का पहला वारेन हेस्टिंग, और उसके जो सदस्य थे, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्यों में क्लेवरिंग, मानसन, वार्बेल और फ्रांसिस, इन चारों का नाम याद रखिएगा। ये वास्तव में बंगाल के गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे दोस्तों, उसके परिषद थे, उसके सदस्य यहाँ पर चारों बनाए गए थे। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही था। इसको भी आप याद रखिएगा जो मैंने बताने का प्रयास किया दोस्तों। एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जहां से क्वेश्चन निकलता है, होता क्या है, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा 1774 में, कहां पर दोस्तों? 1774 में बंगाल में, मतलब कहां पर? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और ये जो उच्चतम न्यायालय था दोस्तों, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम पूछ लिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था दोस्तों? सर एलिजा एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश दोस्तों, वो चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, इन तीनों का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश तो कई बार पूछा है, बट आपसे अन्य न्यायाधीश के बारे में पूछेगा तो वो भी याद रखिएगा, चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और क्या हुआ, तो याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब यहाँ पर यह है कि पहले क्या था, पहले वास्तव में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, जो कर्मचारी थे, वो व्यापारियों से खूब पैसा वसूलते थे, उनसे उपहार ले, रिश्वत लेते थे। लेकिन इस कंपनी के द्वारा जब नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया तो वास्तव में कंपनियों को निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने का, जो रिश्वत लेना और ये सब करना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। तो पहली बार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। अब दोस्तों बात आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों होता है, इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके द्वारा वास्तव में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार, बाकी और तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जरूर पूछता है। वास्तव में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसके द्वारा बंगाल में एक प्रकार से द्वैध शासन की स्थापना की बात भी शुरुआत में हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर है ना, ये जो है ना, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, मतलब अलग अलग लोगों के हाथ में बांट दिया बंगाल में। ठीक है, व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था और राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पहले क्या था दोस्तों, पहले केवल एक आदमी के हाथ में था, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है इसको, इस शक्तियों को बांट दिया गया और व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया और राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा होती है? 1784 के पिट्स इंडिया। इसके द्वारा दोस्तों गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। पहले 4 थी और बाद में 3 कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश की संसदीय समिति थी, इसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश मंत्री होते थे, अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य
कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार रखने लगे थे। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये था कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित हो रहा था। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य का जो आपका कंपनी का जो क्षेत्र था दोस्तों, उस कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का क्षेत्र कहा जाने लगा। अब 1786 में दोस्तों 1784 के बाद एक विशेष अधिनियम आया था और उसको नाम दिया गया विशेष अधिनियम 1786। दोस्तों गवर्नर जनरल जो है ना, उस समय कौन था? उस समय वास्तव में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों याद रखिएगा, इसने वास्तव में 1790 के आसपास अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया। क्या? अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। बंदोबस्त की शुरुआत किया था सबसे पहली बार। और इस अस्थायी बंदोबस्त पर वास्तव में जमींदारों का अधिकार था। जमींदार इस पर कर वसूल करते थे। और याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है दोस्तों, इसे हम क्या मानते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को वास्तव में जो आपका सिविल सेवा है दोस्तों, क्या? सिविल सेवा का जनक भी बोलते हैं। क्या? सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में सबसे पहले सिविल सेवा शुरू हुई थी। हालांकि सिविल सेवा का जो नियुक्ति का आधार था वो परीक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला कॉर्नवालिस है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का जनक बोलते हैं। और सिविल सेवा में परीक्षा का आयोजन किसके समय शुरू हुआ? तो हुआ था आपका दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है कि वास्तव में सिविल सेवा में चयन परीक्षा के आधार पर होने लगा था। और ये जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मजार जब मरता है तो इसकी मजार वर्तमान में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में, कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मजार है। क्या? मजार, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी कब्र जो है वो गाजीपुर में है दोस्तों वर्तमान में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट विवाद को लेकर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह भारत का एकमात्र अधिनियम है जिसके विवाद में ब्रिटेन की सरकार गिरी। मतलब ये नोट करके पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट में विवाद उत्पन्न हो गया था दोस्तों, और इस विवाद के कारण जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे उनकी गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। और यह पहला ऐसा अधिनियम है जिसके विवाद में ब्रिटेन सरकार की गिर गई थी। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो उस समय एक सांसद थे, क्या नाम था? एडमंड बर्ग। और एडमंड बर्ग ने संसद में उनके ऊपर महाभियोग लाया था। वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल थे दोस्तों जिन पर इंग्लैंड लौटने के बाद संसद में क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। और किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर एडमंड बर्ग के द्वारा वास्तव में महाभियोग चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था ब्रिटेन के संसद में? तो हो गया था आपका वारेन हेस्टिंग। और किसने चलवाया था? तो एडमंड बर्ग ने चलवाया था। अब आता है दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट। अगर हम 1793 चार्टर एक्ट की बात करें तो पहली बात तो कंपनी के कर्मचारियों तथा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन की व्यवस्था इसमें की गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? जो कंपनी के कर्मचारी हैं और जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य दोस्तों, उनको वास्तव में जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व दी जाएगी, यह व्यवस्था की गई। और दूसरी बात, सभी गवर्नर जनरल के लिए वीटो पावर का दिया गया कि भाई कोई भी गवर्नर जनरल हो, सभी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है 1813, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। क्यों? क्योंकि 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार वास्तव में ब्रिटिश जो अंग्रेज थे दोस्तों, अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था दोस्तों, उसे समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन दो पर बना रहता है। क्या? दो पर कौन होता है? एक तो चाय पर व्यापार करने का एक अधिकार अभी भी इनके पास था, और चीन के साथ भी व्यापार करने का एक अधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो इन दो को छोड़कर बाकी जितना भी व्यापारिक एक अधिकार था वो सारा का सारा समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है खर्च करने के लिए अनुदान देने की बात किया। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्तव में 1813 के किस एक्ट के द्वारा? तो आप कहेंगे सर 1813 के जो है आर्टिकल था 43, 1813 का एक आर्टिकल था 43, धारा थी 43वीं, और इस धारा के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा के विकास के लिए जो है 1 लाख रुपए जो है अनुदान की व्यवस्था की गई थी। और इसी 1 लाख अनुदान के कारण बाद में कालांतर में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, और जिसे मैकाले ने शांत किया था। तो कहने का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा
दूसरी बात, ईसाई मिशनरीज भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। और इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटेन के आम नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो चाय और चीन को छोड़कर बाकी समस्त व्यापारिक एकाधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए। और दूसरी आपके यहाँ पर है कि 1813 के चार्टर एक्ट के धारा 43 के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था भारतीय शिक्षा के लिए की गई, खर्च की गई। ये भी आपको ध्यान में देना है। अगर आगे बात करें दोस्तों तो 1833 का चार्टर आता है और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1833 का चार्टर के द्वारा जो चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार था वो भी खत्म हो गया। मतलब अब जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार दोस्तों पूर्णतः क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी अब खत्म हो जाता है। दूसरी बात, कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करना अपना उद्देश्य बनाया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि व्यापारिक कंपनी का पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और दूसरे यहाँ पर यह था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और याद रखिए दोस्तों कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्यों? क्योंकि ये उस समय बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसी समय 1833 का चार्टर एक्ट आया और इस अधिनियम के द्वारा इसके पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया और इस प्रकार से 3 के बाद वो 4 सदस्य हो गए। और याद रखिएगा जो विधि सदस्य था उसको मतदान करने का अधिकार यहाँ पर दोस्तों नहीं था। आप देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम तो वैसे बहुत पॉपुलर है दोस्तों, इसके समय कई सारी चीजें होती हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा आपको अच्छे प्रकार से पता है कि 1833 के नियम 17 1833 के नियम 17 के द्वारा वास्तव में सती प्रथा को समाप्त किया गया। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में 1833 के नियम 17 को पारित किया गया और इसके द्वारा सती प्रथा को भारत में समाप्त किया गया। और इसको पारित कराने में भारतीय जो है एक प्रकार से राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात, दास प्रथा को समाप्त किया गया और दास प्रथा को समाप्ति दोस्तों 1843 में एलन बरो ने किया था। लेकिन एलन याद रखिएगा, ठीक है, एलन बरो ने किसी भी व्यक्ति के साथ, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों कि ये तो 1843 बाद की बात है। यहाँ पर हमने दास प्रथा को किया है, मतलब यहाँ पर कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन दोस्तों दास प्रथा को भी समाप्त किया नहीं गया। 1833 के एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि भाई दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन दास प्रथा को समाप्त जो है वो 1833 में लॉर्ड एलन बरो करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत, यानी कर्नल स्लीमैन ने वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कर्नल स्लीमैन थे। क्या दोस्तों? कर्नल स्लीमैन। और स्लीमैन ने वास्तव में ठगी प्रथा का अंत किया था। क्या? ठगी प्रथा का अंत किया था। दूसरी बात क्या? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इस एक्ट में कहा गया था। और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्तियां दोस्तों समाप्त कर दी गई। मतलब अब जो बंगाल पहले क्या था, पहले बंगाल और मद्रास से गवर्नर भी कानून बना सकते थे, उनके पास शक्ति थी, लेकिन इस 1833 के एक्ट के द्वारा उनसे शक्तियां छीन ली गई और ये शक्तियां किसके पास थी? केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास। अब दोस्तों याद है कुछ स्मरणीय तथ्य हैं यहाँ पर कि प्रथम विधि सदस्य कौन था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि विधि आयोग का गठन भारत में किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोलते हैं। याद रखिएगा यही लॉर्ड मैकाले है जिसने भारत में जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी, तो उसे हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोलते हैं। और याद रखिएगा इसने भारतीय शिक्षा में आर्थिक जो है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। क्या दोस्तों? अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। और इस अधोगामी निस्यंदन के सिद्धांत को हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या? इसको हम फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या? फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसको भी जरा देखें आप। तो दोस्तों 1853 का जो चार्टर अधिनियम होता है, इसके द्वारा पहली बात तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। पहले इसका पद अस्थायी था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा वास्तव में
विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। कार्यकारी परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। कानून निर्माण में सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्य लिए जाएंगे और यहां से भारत के संसद का इतिहास प्रारंभ होता है। अब ध्यान रखिएगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि भारत के संसद का वास्तव में इतिहास कब से शुरू होता है तो इस अधिनियम के द्वारा 1853 के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आपका आता है कि उच्च पदों के लिए, जैसे मैंने कहा था कि उच्च पदों के लिए सिविल सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और वास्तव में ये किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी जो सिविल सेवाओं से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि वास्तव में प्रथम भारतीय कौन था जिसने जो ICS बना था, तो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, वो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रथम भारतीय ICS बने थे। इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक बात और, 1854 में ही चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में वास्तव में वुड डिस्पैच बनाया गया था और इस वुड डिस्पैच को दोस्तों भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम है वो वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद होता है। 1857 की जो क्रांति होती है कि क्रांति, उस क्रांति में जो गदर भारतीयों ने मचाया था उसके प्रभावित होकर के वास्तव में भारत से ब्रिटिश संसद ने क्या दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, ब्रिटिश संसद ने वास्तव में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अभी तक तो 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन अब वास्तव में 1858 के इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन संबंधी अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब बोले कि अब कंपनी को शासन करने का कोई अधिकार भारत में नहीं होगा और भारत का जो शासन होगा वो डायरेक्टली ब्रिटिश संसद के अधीन होगा। किसके अधीन दोस्तों, ब्रिटिश संसद के अधीन होगा, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। क्या, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राजा के अधीन होगा। तो 1857 के विद्रोह के कारण कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। 1858 से लेकर और 1947 तक वास्तव में हिंदुस्तान पर ताज का यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन यानी ब्रिटिश संसद का शासन दोस्तों चलता है। ठीक है, दूसरी बात, भारत के शासन को अच्छा बनाने के कारण इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम तथा ताज का अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा दोस्तों कोड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। यानी जो 1858 का चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा वास्तव में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया और एक काम और किया गया। अब गवर्नर जनरल का जो पद था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, इसका पद चेंज करके वास्तव में वायसराय शब्द कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और आप अगर कहें तो भारत का जो प्रथम वायसराय है वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 की जो क्रांति दोस्तों हुई थी ना, 1857 की क्रांति, उस समय लॉर्ड कैनिंग होता था। क्या, लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने ही क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने ही वास्तव में क्या किया था दोस्तों, आप कहेंगे सर उसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। क्या, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ लेता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र दोस्तों क्या होता है, 26 नवंबर क्या, 26 नवंबर और 1858 को होता है। 1858 को होता है, कहाँ पर होता है, इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और इस घोषणा पत्र को कौन पढ़ता है, लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा इसी 1858 के अधिनियम के द्वारा वास्तव में ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में एक जो है भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और ये भारत सचिव जो है इसको भारत मंत्री भी कहा जाता है। भारत मंत्री कहते थे। और याद रखिएगा प्रथम जो भारत सचिव बनता है दोस्तों वो चार्ल्स वुड बनता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया। अब एक बात याद रखिए, नोट में क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय वास्तव में कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे कि वास्तव में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड जो है कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड कैनिंग। इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है, अंतिम वो कौन होता है, अंतिम गवर्नर वो आपका सी राजगोपालाचारी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भारत का अंतिम गवर्नर दोस्तों, अब आप कहेंगे सर कि ये बताएं, आपके मन में आएगा कि सर ये कैसे कंफ्यूजन वाली बात करते हैं। आप बोलते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
कौन था? तो भैया मेरे यहाँ ये होता है कि वास्तव में 1858 के द्वारा इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और वायसराय का पद किया गया। लेकिन याद रखिएगा आगे चल के आप देखेंगे कि अंतिम समय में आते आते क्या होता है, इस वायसराय के पद को फिर से समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन होता है। और जो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो होता है वो कौन होता है? सी राजगोपालाचारी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर है। नेक्स्ट अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम होता है दोस्तों, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का 5वां सदस्य जोड़ा गया। दूसरी बात, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मत पढ़िए लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत जो है की गई थी। मतलब ये जो आपका ध्यान रखिएगा, ये आपको नोट करके दिया जा रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में विकेंद्रीकरण की शुरुआत पहली बार की गई थी। लेकिन वास्तव में इसको जो है ना, ये जो आपका विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत, मतलब एक प्रकार से जैसे पहले क्या था, पहले केंद्रीकरण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी और इसी केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण में किसमें चेंज किया गया, कब चेंज किया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे देखें तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और ये वास्तव में याद रखिएगा, ये जो सदस्य थे वो कुलीन भारतीय होते थे, परंतु जरूरी नहीं कि एक भारतीय हो। अब ये सदस्यों के बारे में बताई गई। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से पूछता है? क्वेश्चन सिर्फ बेटा क्वेश्चन सिर्फ कहाँ से पूछता है? क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बताया, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसको जरूर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बाकी तो फर्जी चीज है, यहाँ पर बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं देखो दोस्तों तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और ये आपके लिए 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वास्तव में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अतिरिक्त सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यापार बोर्ड के सदस्यों नगर निगम और सीनेट द्वारा करवाया जाता था, परंतु चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो आप कहेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वास्तव में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा होती है? क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है इंपॉर्टेंट, क्या कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो हो जाएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। एक क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है, बस एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनता है कि अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार वास्तव में सदस्यों को पहली बार कब मिला? तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसको जरूर आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये बजट पर बहस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार सदस्यों को कब मिला? तो क्या हो जाएगा? 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत और दूसरा प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ से 1-2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस समय ये जो आपका मार्ले है ना दोस्तों, वो वास्तव में भारत का सचिव होता है और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय था और इसी ने जो है प्रक्रिया चलाई सुधार के लिए, उसी अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार जाति धर्म व भाषा के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किए गए। अर्थात इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, क्या दोस्तों? सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली जो है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे सर वास्तव में मुस्लिमों को क्या, मुस्लिमों को संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार पहली बार दिया गया था। तो ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों, इसको इसी के दौरान अंग्रेजों ने पहली बार स्पष्ट रूप से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना, हालांकि वो पहले से करते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर स्पष्ट दिखाया गया कि वास्तव में उन्होंने फूट डालो राज करो को जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। याद रखिएगा, सबसे पहले इस प्रणाली में मुसलमानों को शामिल किया गया, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे अगर हम बात करें आपसे, तो देखिएगा ये जो लॉर्ड मिंटो है, जो कि लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया था, तो लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ बैठे कि भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो आप बोलेंगे सर लॉर्ड मिंटो को माना गया है। और अगर देखें तो अतिरिक्त सदस्यों को विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान दिया गया था। और इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा भारतीय था जिसे वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। और 1919 का इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि पहली बार यहाँ पर क्या होता है कि राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की पहली बार। तो नंबर 1 यहाँ पर है कि इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में चेम्सफोर्ड दोस्तों कौन होता है? आप कहेंगे सर मॉन्टेग्यू जो होता है वो कौन होता है? मॉन्टेग्यू आपका वो क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जो वायसराय होता, भारत सचिव होता है वो होता है, और चेम्सफोर्ड आपका गवर्नर होता है, क्या गवर्नर जनरल होता है। और जबकि मॉन्टेग्यू होता है वो कौन होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर मॉन्टेग्यू जो होता है वो भारत सचिव होता है, भारत सचिव। तो सबसे पहली बात यह है कि 1919 के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कहां पर होती है दोस्तों? प्रांतों में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें शामिल किया गया। मतलब ये कि 1909 के द्वारा जिस सांप्रदायिकता को स्थापित किया गया था और केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या किया गया? इसका विस्तार किया गया। और न केवल मुसलमानों को बल्कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था पर्याप्त जो है प्रारंभ की। दोस्तों याद रखिएगा कुछ बातें यहाँ पर और आपको ध्यान देनी है, जैसे क्या कि इसमें जो है हमने जैसे कहा कि जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहला राज्य परिषद जो वर्तमान में राज्यसभा के समान है, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा वर्तमान में लोकसभा के जो अनुसार थी उस समय। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया क्या कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। मतलब आप कई बार मन में आता है कि सर द्वैत शासन क्या? द्वैत शासन का मतलब ये है कि जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय का विभाजन किया गया। एक विषय होता था क्या? आरक्षित। तो आरक्षित विषय दोस्तों जो था ना वो किसको दिया गया? वो गवर्नर को दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया था, वायसराय को। और दूसरा आपका हस्तांतरित विषय थे, तो हस्तांतरित विषय जो थे वो भारतीयों को दिया गया था। तो इसी को द्वैत शासन प्रणाली बोलते हैं। और एक बात और कि ये जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वास्तव में लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का पहली बार गठन होता है। क्या? लोक सेवा आयोग का पहली बार गठन होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है ना इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार किया जाता है। और यूपीएससी का गठन जो होता है दोस्तों वो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में किया गया था। तो वास्तव में जो कमीशन बना आपका, जो यूपीएससी का गठन किया गया था वो तो 1926 में गठित किया गया था और वो ली कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। लेकिन वास्तव में जो प्रावधान किया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे वो कौन थे? वो रास बारकर को बनाया गया। रास बारकर को यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। याद है कि दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। क्या? केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जा रहा है।
दोस्तों कुछ बातें यहाँ पर और आपको जाना है, जैसे क्या, जैसे द्वैत शासन का जो जनक है दोस्तों वो लियो कार्टियस को मानते हैं। क्या, लियो कार्टियस को मानते हैं, क्योंकि लियो कार्टियस हुआ पहला व्यक्ति था जिसने द्वैत शासन शब्द का पहली बार जो है प्रयोग होता है। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर जो है मॉन्टेग्यू घोषणा होता है। क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा होता है। और मॉन्टेग्यू घोषणा जो है दोस्तों कब होता है, आप कहेंगे सर ये 1917 में होता है। क्या, 1917 में होता है। और इस 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा जो 1917 में किया गया था, इसके द्वारा वास्तव में कहा गया था कि जो 1916 में 1916 में जो है बीजी तिलक, कौन, जो बीजी तिलक साहब है, बीजी तिलक, और बीजी तिलक के साथ साथ जो आपकी एक और थी, क्या नाम है उनका नाम था दोस्तों, आयरलैंड की महिला थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक ये दोनों लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने वास्तव में डोमिनियन स्टेट की मांग के लिए इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। क्या, होम रूल आंदोलन चलाया था। तो होम रूल आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए वास्तव में मॉन्टेग्यू ने 1917 में घोषणा किया था कि हम बहुत जल्दी एक जो है अधिनियम लाएंगे, और उस अधिनियम के द्वारा हम आपके जो है होम रूल को, आपके जो स्वशासन की मांग को, या आपके जो क्या बोलते हैं औपनिवेशिक शासन की मांग को, या फिर आपके जो है डोमिनियन स्टेट की मांग को हम मान लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा के परिणाम स्वरूप ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। और इसके द्वारा पहली बार क्या कहा गया था कि वास्तव में हिंदुस्तान में धीरे धीरे किसकी स्थापना की जाएगी, डोमिनियन स्टेट की स्थापना। क्या, हिंदुस्तान में धीरे धीरे डोमिनियन स्टेट की स्थापना क्या की जाएगी, डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के द्वारा एक बात और कही गई थी, क्या, ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा वास्तव में भारत में जो है भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए, भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की स्थापना के लिए एक वास्तव में क्या किया गया, एक जो है एक आयोग के गठन की बात की गई थी। और इसी की सिफारिश पर 1927 में कौन डेट थी, 8 नवंबर, याद रखिएगा 8 नवंबर दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को क्या होता है, 8 नवंबर नहीं, हाँ 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को क्या होता है दोस्तों, वास्तव में साइमन कमीशन का गठन होता है। क्या, साइमन कमीशन का गठन होता है। और ये साइमन कमीशन का उद्देश्य यहीं पर था, क्या, कि वास्तव में भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थापना के मुद्दे पर विचार करना और सदस्यों की राय लेना। तो ये जो आपका 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है दोस्तों, ये इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा होता है। और ये 7 सदस्यीय होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, सर जॉन साइमन। कौन होते हैं, सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उस समय जब ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। क्या था दोस्तों, लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत में वास्तव में डोमिनियन स्टेट की स्थापना किया जाए। इसलिए इरविन ने जब साइमन कमीशन का गठन करने की बात की गई तो उसने सीधे सीधे कहा था कि वास्तव में इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किया जाए। और परिणाम ये हुआ कि जब इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं हुआ तो जब ये भारत में पहली बार आया, कब आया, 3 फरवरी को, 3 फरवरी जो है 1928 को, 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को पहली बार ये भारत आया। और भारत में पहली बार कहाँ पर आया दोस्तों, तो मुंबई आता है। कहाँ पर आता है, मुंबई आता है। सबसे पहले बम्बई आता है, बम्बई के बाद फिर ये दिल्ली गया दोस्तों। कहाँ पर, दिल्ली गया, दिल्ली से लाहौर गया। कहाँ पर गया, लाहौर गया। लाहौर के बाद फिर लखनऊ आता है। कहाँ पर, लखनऊ आता है। और लखनऊ के बाद फिर ये मद्रास गया दोस्तों। और मद्रास के बाद कहाँ जाता है, मद्रास के बाद पुनः इसका इतना विरोध होता है कि ये पुनः कहाँ जाता है, पुनः ये लंदन चला जाता है, इंग्लैंड वापस चला जाता है। तो साइमन कमीशन के गठन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, आप कहेंगे सर ये बाल्डविन साहब का नाम इसमें आता है, हालांकि ये ठीक है। और याद रखिएगा कि उस समय जो भारत सचिव थे दोस्तों कौन थे, बर्किनहेड थे। तो एक बात यहाँ पर ये हुआ कि वास्तव में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उससे बर्किनहेड बहुत नाराज होते हैं और उन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया। क्या चीज़ दिया, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया कि अगर भारतीय अपने आप को सक्षम समझते हैं तो वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें, एक ऐसे संविधान सभा का निर्माण करें जो सभी भारतीयों ने जो सभी भारतीयों के द्वारा स्वीकार्य हो और सभी प्रांत उसको मान्यता देने वाले हों। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चुनौती दिया था संविधान निर्माण करने के लिए, उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में पहली बार 10 सदस्यीय, क्या दोस्तों, 10 सदस्यीय सर्वदलीय कमेटी का गठन किया। क्या, सर्वदलीय कमेटी जो है वो 10 सदस्यीय 1928 में गठन किया जाता है। और इस सर्वदलीय कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो वास्तव में मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। किसको, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कौन दोस्तों, मोतीलाल नेहरू होते हैं। और कालांतर में याद रखिएगा कि इसी मोतीलाल नेहरू ने बाद में 1928 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और एक बात और
कि इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप जब ये रिपोर्ट देते हैं तो इस रिपोर्ट में भी वो यही कहते हैं, कई सारे पॉइंट रखते हैं, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात वो कहते हैं क्या, कि जल्दी से जल्दी भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थापना किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, इनके इस विचार से इनके पुत्र जो है जे.एल. नेहरू सहमत नहीं थे और साथ साथ सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। इसलिए उन लोगों ने, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे और वो लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। और अब आप देखिएगा कि 1929 में 1929 के लाहौर अधिवेशन में, क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पहली बार जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कहा गया कि बरकनेर की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य नहीं सर दोस्तों, 10 सदस्य होता है, याद रखिएगा 10 सदस्य होता है। बाद में एक सदस्य हट जाते हैं तो 9 सदस्य बनता है। सर्वदलीय संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत किया था, जिसको हम 14 सूत्री फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, इस साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, जब साइमन कमीशन चूंकि 1928 में आया और 1928 में भारत आता है, फिर 1929 में क्या होता है, एक्चुअली जो है ये वापस आता है। जैसे 1928 में आया और फिर वापस गया, और फिर से क्या होता है दोस्तों, फिर से ये 1930 में यहाँ पर आता है, 1928 में पहले क्या होता है, 1928 में भारत आया है और फिर से दोबारा 1928 में वापस चला गया, 1929 में फिर दोबारा भारत आता है। और याद रखिएगा 1930 में क्या करता है दोस्तों, 1930 के आसपास क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब वह रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट में सीधे बोलता है कि भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाए। और एक बात और कहता है यहाँ पर, एक बात और कहता है कि क्या बोलता है कि वास्तव में साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वास्तव में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया जाए। और याद रखिएगा कि लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन दोस्तों आयोजित कराए गए थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किए गए थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि वास्तव में लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए वो किसके आधार पर, किसके द्वारा, किस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हुए थे, तो साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हुए थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों होते हैं लंदन में, उसमें जो पहला होता है वो 1930 में होता है। क्या 1930 में होता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा होता है। और ये कहाँ पर होता है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ पर होता है, सेंट जेम्स पैलेस में होता है दोस्तों, सेंट जेम्स पैलेस में होता है। जो दूसरा वाला होता है वो 1931 में होता है और वो भी सेंट जेम्स पैलेस में होता है। कहाँ पर, सेंट जेम्स पैलेस में होता है। लेकिन जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1932 में होता है दोस्तों, और वो होता है बर्मिंघम पैलेस में। कहाँ पर होता है, बर्मिंघम पैलेस में होता है। तो ये सारी बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और काम की चीजें हैं। क्या, अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पर एक और मुद्दा है कि वास्तव में कौन सा ऐसा जो है गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने प्रतिभाग किया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। और महात्मा गांधी जो गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, वो जो है उनको एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और जब वो लंदन पहुंचे थे तो उनको सेवाय पैलेस में, कहाँ पर दोस्तों, सेवाय पैलेस में ठहराया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं तो एक भारतीय ऐसे भी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उनका नाम कौन है, आप कहेंगे सर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों याद रखिएगा, वो जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। क्या, लॉर्ड इरविन था। और दूसरे और तीसरे में भारत का वायसराय चेंज हो जाता है, वो कौन होता है, लॉर्ड विलिंगटन। कौन होता है, लॉर्ड विलिंगटन हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बड़े काम के हैं, याद रखिएगा। हालांकि इतिहास का पॉइंट है लेकिन आप फिर भी समझ आएगा। और अब आगे चलते हैं कि याद रखिएगा, ये जो आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, इस गोलमेज सम्मेलन में वास्तव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अनुसूचित जात के लिए, मतलब जो अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जाति है दोस्तों, अनुसूचित जाति के बारे में बोलते हैं कि अनुसूचित जाति को वास्तव में हिंदू से अलग समझा जाए और इनको अल्पसंख्यक मान करके इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया जाए। मतलब B.R. अम्बेडकर का मांगना ये था कि जैसे आपने अन्य जातियों को, जैसे आपने मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जैसे आपने सिखों को दिया, जैसे आपने जो है क्रिश्चियन को दिया, जैसे आपने एंग्लो इंडियन को दिया, ठीक है, उसी प्रकार से आप जो अनुसूचित जाति हैं, जो एससी हैं, उनको हिंदू ना माने और उनको अल्पसंख्यक मान करके उनके लिए पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया जाए। और याद रखिएगा, चूंकि
जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा होता है उस समय जो भारत का उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है वो रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। दोस्तों कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। मैकडोनाल्ड होता है, यहाँ पर दिखाते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन होता है दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। और उस समय जो इंग्लैंड के राजा होते हैं वो जॉर्ज पंचम होते हैं। कौन? जॉर्ज पंचम होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा स्थिति है जब जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन, हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है कम्युनल या सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आप बोलेंगे सर ये वास्तव में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? तो इसकी डेट पूछ लेता है। अब याद रखिएगा वास्तव में क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये होता है जो है अगस्त का टाइम होता है, अगस्त का ही टाइम होता है, 8 अगस्त 18, हाँ सांप्रदायिक अवार्ड। देखो तो मेरे दिमाग से समय निकल गया, मैं भी जस्ट आपको बताता हूँ कि कब होता है। आई थिंक ये भी अगस्त में होता है, 8 अगस्त ही होता है दोस्तों। 8 अगस्त नहीं सॉरी 16 अगस्त, याद आ गया 16 अगस्त याद रखिएगा। 8 अगस्त जो है ना वो वास्तव में ये अगस्त प्रस्ताव आता है और अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिनलिथगो से होता है। और 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 से इस डेट को याद रखिएगा। क्या मैं इधर लिख दे रहा हूँ 16 अगस्त 1932 को वास्तव में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। और इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा याद रखिएगा उसने एससी के लिए 71 सीटें क्या किया? आरक्षित कर दिया। मतलब प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित कर दिया था। और याद रखिएगा इसी कम्युनल अवार्ड की घोषणा के कारण उस समय जो है चूंकि जो आपके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी उस समय जो है ना चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब यहाँ से गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किए थे, लेकिन उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था और उनको यरवदा जेल में, कहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे सर? उनको यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। यरवदा कहाँ पर है दोस्तों? आप कहेंगे सर महाराष्ट्र के पुणे में है। तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी को बंद किया गया था। और जब महात्मा गांधी को मालूम चला कि भाई सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचाट का जो है विरोध किया था, ऐसी कंडीशन में वो भूख हड़ताल कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? आप कहेंगे सर फिर आपका BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो समझौता होता है दोस्तों ये 24 सितंबर 1932 को होता है। इस डेट को भी याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 बहुत पूछा जाता है कि पूना पैक्ट वास्तव में किसके किस बीच में होता है। तो पूना पैक्ट दोस्तों वास्तव में 1932 में किसके बीच में होता है? आप कहेंगे BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। एक बातें यहाँ पर, कुछ बातें आपको पूना पैक्ट के बारे में जानना है क्या? जैसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि पूना पैक्ट जो है अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है। क्या दोस्तों? अंबेडकर और गांधी के बीच में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वो जाए कि समझौते पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो भाई अंबेडकर तो अपनी तरफ से हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन गांधी की तरफ से कौन करता है? तो गांधी की तरफ से गांधी के अनुयायी होते हैं। कौन? आप कहेंगे सर मदन मोहन मालवीय। कौन होते हैं? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय साहब जो है वो गांधी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों इसमें सिर्फ यही नहीं करते हैं, इसमें लगभग कुल मिलाकर के 23 लोग के आसपास होते हैं जो साइन करते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है। पूछा यह जाता है दोस्तों कि वास्तव में अंबेडकर जो पेन का आदान प्रदान होता है, समझौते के बाद पेन का आदान प्रदान भी होता है, और कलम का आदान प्रदान किसके बीच में होता है? तो वास्तव में अंबेडकर और गांधी के अनुयायी एक और होते हैं, सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। तो अंबेडकर और सी राजगोपालाचारी के बीच में पेन का आदान प्रदान होता है। फिलहाल केवल जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि अंबेडकर और साइन करते हैं और गांधी की तरफ से साइन कौन करता है? तो गांधी की तरफ से करते हैं मदन मोहन मालवीय। ये नाम याद रखिएगा। दूसरी बात 24 सितंबर 1932 का डेट याद रखिएगा। अब याद रखिएगा क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पर, क्या कि वास्तव में दोस्तों जो पुनः समझौता होता है इसमें दलितों के लिए सीटें क्या बढ़ाई गई? तो आप कहेंगे सर सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा सीटें 71 मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब पुनः समझौता किया तो दलितों के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर कितना की गई? 148 सीटें नहीं है दोस्तों, 147 है। इसको याद रखिएगा। 147 सीटें यहाँ पर जो है प्रदान की गई। और कैबिनेट केंद्र में मतलब केंद्रीय विधानमंडल में ये सीटें 18% बढ़ाकर कर दी गई। तो 18% सीटें केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतीय विधानमंडल में इन सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बड़े काम की चीजें हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। भारत शासन अधिनियम 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो भारत शासन अधिनियम है 1935 याद रखिएगा, साइमन कमीशन ने आगे चल करके कहा था 1937 का जो 1927 का जो साइमन कमीशन है दोस्तों, 1930 में जब उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी तो उसने कहा था कि कम से कम एक जो है ना अधिनियम आपको लाना है यहाँ पर, और उस अधिनियम के द्वारा भारत में डोमिनियन स्टेट की, क्या किसकी, डोमिनियन स्टेट की स्थापना किया जाए। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जब 1930 में डोमिनियन स्टेट की स्थापना होती है तो 1930 में जब वह डोमिनियन स्टेट की बात करता है तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थापना की बात होती है। और याद रखिएगा इसमें संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर ये देना है कि ये जो आपका भारत शासन अधिनियम है 1935 ये बहुत बड़ा था। इसमें 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। और याद रखिएगा लगभग वर्तमान में भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग जो है वो आज भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसलिए 1935 के इस भारत शासन अधिनियम को दोस्तों लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब इसकी मुख्य मुख्य बातें कौन है, तो याद रखिएगा इसके द्वारा पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था। और उस समय आप याद रखिएगा कि उस समय जो था वो हम कह सकते हैं कि वास्तव में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे और वास्तव में कुछ देसी रियासत थी। ठीक है, तो ये जो है इनको मिला करके जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था, लेकिन देसी रियासतें जो है उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इसलिए वास्तव में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो नहीं पाई थी, लेकिन प्रयास किया गया था, याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और वास्तव में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बोलता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो प्रांतों में समाप्त किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और 1935 के इसी अधिनियम के द्वारा 1900 केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। एक बात और, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। मतलब यहाँ पर ये है कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ये जो आप देखते हैं सातवीं अनुसूची देखते हैं जिसमें संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची की बात होती है। तो वास्तव में ये जो केंद्र शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र राज्य के बीच में, वो पहली बार इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया था और इसमें 59 विषय शामिल किए गए थे। राज सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया और इसमें 54 विषय शामिल किए गए थे। और संवर्धित सूची में 36 विषय थे दोस्तों, और इसमें दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन हमेशा वरीयता संघ को मिलता था। एक बात और कि इस अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो औषध शक्तियां थी वो वर्तमान की तरह उस समय वायसराय को दी गई थी। ठीक है, वायसराय के पास थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात यहाँ पर और है कि ये जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा वास्तव में क्या किया गया था कि जो है 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। और एक बात और है कि इसी अधिनियम के द्वारा वास्तव में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वास्तव में संघीय न्यायालय की पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना, देखिए सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना पहली बार किस अधिनियम के द्वारा होती है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा होती है। और ये कब कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। कब होती है, 1937 में होती है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसका मुख्य न्यायाधीश तो एलिजा एम्पे था, लेकिन अगर पूछे कि संघीय न्यायालय के जो संघीय न्यायालय बनाई गई थी उसका चीफ जस्टिस कौन बनाया गया था, तो वो था सर मॉरिस ग्वायर। इसको भी याद रखिएगा, क्या, सर मॉरिस ग्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। सर मॉरिस ग्वायर चीफ जस्टिस बनाए गए थे। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार वर्मा को भारत से अलग किया गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वर्मा का मतलब जैसे पहले दोस्तों क्या होता था कि भारत से वर्मा एक पृथक देश था और वर्मा भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, लेकिन अंग्रेज वर्मा का शासन भी भारत से करते थे। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या होता है कि वास्तव में वर्मा के शासन को भारत से अलग कर दिया गया और वर्मा को वर्मा से ही शासन किया जाने लगा। तो ये सारे पॉइंट काम के हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा।
दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन याद रखिएगा 1942 में आता है और इसकी डेट भी याद रखिएगा, ये 11 मार्च 1942 को वास्तव में क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? आप कहेंगे सर ये होता है विंस्टन चर्चिल, एक जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल होते हैं, उसके द्वारा घोषणा इसकी होती है 11 मार्च 1942 को। और भारत आता है ये वास्तव में 23 मार्च का दोस्तों, 23 मार्च 1942 को भारत आता है। इसका ये एक सदस्यीय कमेटी थी, एक सदस्यीय, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी क्रिप्स मिशन को वास्तव में क्या किया था? इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने वास्तव में एक डूबते बैंक को एक डूबते बैंक का उत्तर तिथि चेक का था। एक डूबते बैंक का उत्तर तिथि चेक का था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसके बाद फिर दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के बाद बहुत सारी घटना होती है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और उसके बाद फिर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनता है। लॉर्ड वेवेल योजना 1945 में आती है और फिर बाद में कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। और आप याद रखिएगा कि इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या होता है? भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होता है। क्या दोस्तों? संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा का जो गठन होता है संविधान निर्माण के लिए, वो इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था? तो आप कहेंगे सर 3 सदस्य। ये 3 सदस्य था। कौन कौन सदस्य थे? आप कहेंगे सर एक का नाम यहाँ पर कौन था? एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक तो आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स आप थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे क्रिप्स। दूसरे आपके कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। नाम याद रखिएगा, एवी अलेक्जेंडर थे। और एक थे पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था दोस्तों? पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय पैथिक लॉरेंस वास्तव में भारत सचिव थे। क्या? भारत सचिव थे। और इसी भारत सचिव पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? तो वास्तव में जितने भी थे पैथिक जो भारत सचिव होते थे दोस्तों, उनका पद वास्तव में एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री का होता था। और बाकी जो स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के मंत्री थे। तो ये तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा पहली बार भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा में जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, संविधान सभा निर्वाचन के आधार पर इसका गठन होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। और इस 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है उसको वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों 4 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, चूंकि सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के लीडर होते हैं क्लेमेंट एटली साहब। तो क्लेमेंट एटली ने दोस्तों क्या किया? भारत को आज़ादी प्रदान किया था और इसके द्वारा क्या होता है? भारत को आज़ादी मिल जाती है और यह जो है ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित होता है और इसके द्वारा वास्तव में हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाती है। आप देखिएगा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत, पाकिस्तान व भारत नाम से 2 राष्ट्रों के रूप से आज़ाद होते हैं। मतलब ये जो ब्रिटिश भारत था इसके 2 स्टेट बन गए थे, एक आपका भारत और दूसरा पाकिस्तान। और ये बना था 14 अगस्त को। ठीक है, मेन तो 14 अगस्त को ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी की घोषणा करता है और भारत 15 अगस्त को घोषणा करता है। वायसराय का पद समाप्त हो गया था इसी अधिनियम के द्वारा। ये जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम होता है 1947 का, इसके द्वारा फिर से एक बार वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और यही आपके अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी होते हैं। एक याद रखिएगा कि वास्तव में जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलवाई थी? जब अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों होता है तो जेएल नेहरू को वास्तव में शपथ कौन दिलवाया था? इन्हीं लॉर्ड माउंटबेटन ने करवाया था। कई बार मन में क्वेश्चन आता है तो दिमाग रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति नहीं था, उस समय यही लॉर्ड माउंटबेटन था और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी। और यहाँ पर भारत सचिव के पद को भी इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और नए संविधान के निर्माण तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन हुआ। और कालांतर में याद रखिएगा
कि जब कैबिनेट मिशन का गठन होता है और कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है दोस्तों, तो इस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण को शुरू किया जाता है और 26 नवंबर 1949 को वास्तव में हमारा संविधान बन के क्या होता है, तैयार होता है, संविधान बन के तैयार होता है। मतलब इसको आत्मार्पित स्वीकार किया जाता है और इसी दिन कुछ प्रावधानों को उसी दिन लागू किया जाता है। जैसे नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं। 24 जनवरी 1950 को वास्तव में आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस दिन सभी सदस्यों ने क्या किया, इस पर संविधान पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, हस्ताक्षर करने के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है, अंतिम रूप से लागू किया जाता है। ये सारी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये पूरा समय लगता है भारतीय संविधान को बनाने में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण तक जब संविधान सभा की बैठक होती है अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 तक, तो कुल कितनी बैठक होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कुल 12 बैठकें होती है। क्या 12 बैठकें? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वास्तव में 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अंतिम बैठक 26 जनवरी 1949 को जो होता है तब तक 11 बैठक होती है। लेकिन जब 24 जनवरी को अंतिम रूप से बैठक होती है जिसमें भारतीय संविधान पर साइन होता है, तो वो भारतीय संविधान सभा की 12वीं बैठक होती है। तो कुल मिलाकर के 12 बैठक होती है और 3 वाचन होते हैं। इसके द्वारा आपका संविधान का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि वास्तव में संविधान का विकास कैसे हुआ भारत में, ये हमने दिखाया। और आगे चल करके हम अब बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो वो वहां पर बताएंगे भारतीय संविधान क्या है, उसकी विशेषता क्या है, भारतीय संविधान जो है कहाँ से लिया गया था, कहाँ से भारतीय संविधान में चीजें रखी गई थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे भाग 1, भाग 2, भाग 3 के द्वारा पूरे संविधान को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी होंगे, याद रखिएगा, उतनी जल्दी हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे और फटाफट क्लास को शुरू करेंगे। अभी इतिहास पढ़ाना बाकी है, ये सारा काम तभी होगा। थैंक यू सो मच।